तो खबर यह है कि भारत के आसमान में एक नया खिलाड़ी आ रहा है। नाम है शंख एयर। और इनका वादा हवाई सफर को इतना सस्ता बना देना कि हर कोई उड़ सके। पर सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक क्रांति की शुरुआत है या फिर एक बहुत बड़े धोखे की घंटी बज रही है। चलिए इस वादे की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं इसके फाउंडर श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जिनकी फर्श से अर्श तक की कहानी है ना, वो किसी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। सोचिए, एक टेम्पो ड्राइवर जो अब पूरे आसमान पर राज करने का सपना देख रहा है। सुनने में तो भाई बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि ये कहानी शायद इतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। जब इस चमक दमक के पीछे झांक कर देखा जाता है तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स को कुछ और ही नजर आ रहा है। उन्हें दिख रहे हैं ढेर सारे सवाल और बहुत गहरे शक। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि शंख एयर आखिर किस मैदान में खेलने के लिए उतर रहा है। देखिए, भारत का जो एविएशन मार्केट है ना, वो एक किले जैसा है। और इस किले पर सिर्फ दो ही राजाओं का राज है, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप। मतलब दोनों मिलकर 90% से भी ज्यादा मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब जाहिर है सरकार चाहती है कि इस किले की दीवारें टूटें, कंपटीशन बढ़े, और इसीलिए वो शंख एयर जैसे नए प्लेयर्स को मैदान में आने का मौका दे रही है। ठीक है, तो मार्केट तो समझ आ गया। अब जरा कहानी के मेन कैरेक्टर यानी फाउंडर साहब पर फोकस करते हैं। जब ये टेम्पो ड्राइवर से टाइकून वाली कहानी को थोड़ा खंगाला जाता है तो कुछ बातें हजम नहीं होती। देखिए, एक दशक से भी कम समय में जीरो से एक पूरी एयरलाइन खड़ी कर देना, इसके लिए जो सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। ना कोई बड़ा इन्वेस्टर, ना कोई बड़ी कंपनी पीछे। मतलब हिसाब किताब के मुताबिक तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मई 2025 की एक घटना को देखिए। कर्मचारियों के साथ मारपीट और उन्हें बंधक बनाने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। एक एयरलाइन चलाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जबरदस्त भरोसा और सेफ्टी कल्चर चाहिए होता है। इस तरह की घटना तो रेगुलेटर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए अब जरा पैसे के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, फॉलो द मनी। असली कहानी अक्सर वहीं से निकल कर आती है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 658%। जी हाँ, 658%। ये शंख एयर की जो पेरेंट कंपनी है, उसके रेवेन्यू में सिर्फ एक साल के अंदर आया उछाल है। एक ऐसा उछाल जो अविश्वसनीय लगता है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा अचानक से आया कहां से? जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें शक है कि यह मामला टर्नओवर इन्फ्लेशन का हो सकता है। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक तिकड़म है जिसमें पैसे को गोल गोल घुमाकर कंपनी को कागजों पर बहुत बड़ा दिखाया जाता है। क्यों? ताकि बैंक इसे देखकर आसानी से एक बड़ा सा लोन दे दें। और जब ये देखा जाता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है तो तस्वीर और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। ये एयरलाइन किसी भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि बहुत ही महंगे और जोखिम भरे कर्ज पर चल रही है। इसकी जो बीबी क्रेडिट रेटिंग है उसे सीधी भाषा में जंक यानी कबाड़ की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इस कंपनी के डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। और यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ सामने आती है। देखिए, एक एयरलाइन को ढंग से शुरू करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। लेकिन शंखेर के पास है क्या? सिर्फ 300 करोड़ की क्रेडिट लाइन, मतलब जरूरत से 3 गुना से भी कम पैसा। ये कोई छोटा मोटा अलार्म नहीं, ये एक बहुत बड़ा सायरन है। अच्छा, अब आते हैं इनके सबसे बड़े वादे पर, फ्लैट फेयर मॉडल। मतलब हर टिकट एक ही दाम पर। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये मॉडल एविएशन इकोनॉमिक्स के हर नियम के खिलाफ जाता है। ये फ्लैट फेयर का मॉडल असल में एक दोधारी तलवार जैसा है। सोचिए, अगर किराया बहुत कम रखा तो हर एक फ्लाइट पर कंपनी को लाखों का घाटा होगा। और अगर किराया ज्यादा रख दिया तो कोई टिकट ही नहीं खरीदेगा और हवाई जहाज खाली उड़ेंगे। मतलब इधर कुआं उधर खाई। दोनों ही सूरतों में एयरलाइन का डूबना लगभग तय है। और यहीं पर सबसे बड़ा लॉजिक फेल होता है। एक तरफ तो आप महंगी फुल सर्विस देने का वादा कर रहे हैं जिसमें खर्चा ज्यादा होता है, और दूसरी तरफ फ्लैट फेयर से अपनी कमाई को खुद ही लिमिट कर रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकता। एक एयरलाइन की जान उसके हवाई जहाज़ों में होती है, और शंख एयर की जो फ्लीट स्ट्रैटेजी है, यानी जहाज़ों को लेकर जो रणनीति है, वो और भी कई सवाल खड़े करती है।
पता चला है कि शंख एयर अपने हवाई जहाज बुल्गारिया से वेट लीज पर ले रही है। अब ये वेट लीज न सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगा सौदा होता है, बल्कि ये वो तरीका है जो कंपनियां किसी इमरजेंसी में अपनाती हैं, न कि शुरुआत में। ये इस बात का साफ संकेत है कि शायद दुनिया की कोई भी बड़ी जानी मानी कंपनी इन्हें जहाज लीज पर देने के लिए तैयार नहीं है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो जहाज़ ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पुराने A320 CEO मॉडल। ये नए जहाज़ों के मुकाबले 15 से 20% ज़्यादा फ्यूल खाते हैं। अब सोचिए, जब किसी भी एयरलाइन का 40% खर्चा सिर्फ फ्यूल पर होता हो, तो ज़्यादा फ्यूल खाने वाले जहाज़ इस्तेमाल करना एक तरह से आत्मघाती कदम ही है। एक और बहुत ज़रूरी बात, शंख एयर के पास NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो है, पर यह सिर्फ तैयारी करने की एक शुरुआती इजाज़त है। असली लाइसेंस, जिसे AOC यानी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो इनके पास है ही नहीं। और इस AOC के बिना ना तो टिकट बेच सकते हैं और ना ही उड़ान भर सकते हैं। बहुत सी एयरलाइन सिर्फ कागजों पर ही रह जाती हैं क्योंकि उन्हें ये AOC कभी मिलता ही नहीं। तो इन सभी सुरागों को, इन सभी रेड फ्लैग्स को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? तो क्या ये सब सिर्फ एक बड़ा दिखावा है? जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि ये कोई असली एयरलाइन का प्लान है ही नहीं, बल्कि ये एक फाइनेंशियल गेम है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसका असली मकसद सिर्फ शोर मचाकर, हाइप बनाकर बैंकों से करोड़ों का लोन उठाना है, या फिर कंपनी की वैल्यू कागजों पर बढ़ाकर उसे किसी और को बेचकर निकल जाना है? अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। जब हम शंख एयर की तुलना एक सफल नई एयरलाइन यानी अकासा एयर और एक स्ट्रगल कर रही एयरलाइन यानी फ्लाईबिग से करते हैं, तो तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। शंख एयर का जो DNA है वो एक सफल एयरलाइन से नहीं, बल्कि एक असफल एयरलाइन के DNA से हूबहू मिलता जुलता है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शंख एयर एक क्लासिक बबल स्टार्टअप लगता है, एक ऐसा बुलबुला जो दिखने में बहुत बड़ा और चमकदार है, लेकिन जिसके फूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है और टिकने की लगभग ज़ीरो। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है कि जब भी कोई कहानी सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगे, तो क्या वो वाकई एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है, या फिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहुत ही शानदार तरीका?